हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लासेज। ओपी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखेंगे ज़रा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लूसेंट आपको कराऊंगा जीके के लिए, जो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडियन आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम इंडिया का जिसके अंदर ऑल इंडिया जीके आती है, नेशनल जीके आती है, ठीक है, उसमें हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये बुक। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिस एग्ज़ाम में इस किताब से कोई ना कोई क्वेश्चन ना आया हो। मैं ये कहूँगा एससीएस में भी कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन की वेटेज, एससीएस बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। पीसीएस हो गए, एससीएस हो गए, जो मतलब यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है, मैं ये कहूँगा जैसे आईएएस वगैरह का जो एग्ज़ाम है, उसमें से भी 25 से 30 क्वेश्चन या 25 से 30% वेटेज इस बुक से आती है। और छोटे एग्ज़ाम का तो कहना क्या है, मोस्टली 80% ज़्यादा पेपर इन्हीं किताबों से बनता है, ठीक है। देखें ज़रा, मैं आपका टॉपिक करा रहा हूँ भारत का इतिहास, और उसमें भी उसके बाद फिर करेंगे हम प्राचीन इतिहास, ठीक है। देखें ज़रा भारत का इतिहास। और लोगों का सवाल ये भी था कि सर बुक का कराने का क्या फ़ायदा, बुक तो हम खुद भी पढ़ लेंगे, हमारे पास भी है बुक, ठीक है। बुक नहीं, मैं बुक से रिलेटेड जो मैं चीज़ कराऊंगा उससे रिलेटेड जितने कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो, इसमें लिखने वाला ऑप्शन तो है नहीं इस तरह की, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप समझदार हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है नहीं। मैं सिर्फ बोल दूंगा उसको, आप सुन लें। जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, उन चीज़ों से जुड़ी हुई जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। हो सकता है वो चीज़ आपको पहले से आती हो, या हो सकता है वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हो। अगर आपको आती है या पढ़ी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो इस लाइन में, ज़्यादा टाइम आपको नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि ये वीडियो सुने, बार बार वीडियो को देखें, ठीक है। और जिन्होंने इस बुक को कंठस्थ याद कर रखा है, अच्छे से याद है, वो स्पीड बढ़ा के इस मेरी वाली वीडियो को देख के इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे ज़रा, उत्तर में हिमालय, देखो ज़रा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैलाए उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ध्यान रखें, भारत के जो उत्तर में हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय के बारे में सुनो ज़रा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसीलिए तो आप मेरी वीडियो देखोगे, ठीक है, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिले। अब देखो हिमालय, समझे ज़रा, हिमालय पहली बात तो मध्य एशिया में स्थित है, जो एशिया है उसके बीचों बीच स्थित है। और हिमालय को पर्वतों का राजा भी कहा जाता है, पर्वतों को राजा भी कहा जाता है। और हिमालय के 3 भाग हैं, मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक। और शिवालिक है जो हिमालय की एक तरह से ही मान लो पर्वत श्रृंखला है, और ये तीनों जैसे पर्वत श्रृंखला के रूप में है। और कालिदास के अनुसार इसे पृथ्वी का मानदंड भी कहा जाता है हिमालय को, ध्यान रखेंगे। कालिदास के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का मानदंड। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का मानदंड भी कहा जाता है हिमालय को। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का मानदंड, ठीक है। कालिदास के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का मानदंड। और हिमालय के साथ ध्यान रखें 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ध्यान रखेंगे 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और ध्यान रखें, पर्वतों का राजा भी कहा जाता है हिमालय को। क्या कहा जाता है, पर्वतों का राजा। हिमालय को क्या कहा जाता है, पर्वतों का राजा। हिमालय के बारे में आपने क्या, इसको पर्वतों का राजा भी कहा जाता है, पर्वतों का राजा। और सुने जरा, इसकी उत्तरी चोटी को, हिमालय की उत्तरी चोटी को क्या कहा जाता है, सह्याद्री। क्या कहा जाता है, सह्याद्री। और इसके पाद प्रदेश है, इसका जो पाद प्रदेश है हिमालय का, उसको शिवालिक कहा जाता है। और ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। कौन सा, टेथिस, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 2100 किलोमीटर है, और 2100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस बात का जिक्र किस में मिलता है, भगवद गीता में मिलता है कि इसकी लंबाई इतनी है, ठीक है। और हिमालय की जो उत्तरी सीमा उसको परा हिमालय, ट्रांस हिमालय कहते हैं। जैसे हिमालय की जो, जैसे मान लो ये जैसे दिशा होगी 4, ये दिशा होगी 4, इसकी जो ये उत्तरी सीमा है उसको क्या कहते हैं, परा हिमालय या ट्रांस हिमालय। और हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और काराकोरम, कैलाश श्रेणियाँ, ये हिमालय के ही भाग हैं। और माउंट एवरेस्ट भी हिमालय का भाग है, ध्यान रखें, कि 8850 मीटर है, कई किताबों में 8848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और 15,000 से ज़्यादा हिमनद है हिमालय में। कितने हज़ार से ज़्यादा, 15,000 से ज़्यादा हिमनद है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। कितने हज़ार से ज़्यादा हिमनद है, 15,000 से ज़्यादा हिमनद है उसके अंदर, ठीक है।
15,000 से ज़्यादा हिमनदें। और 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है, वो भी कहाँ है? हिमालय में। कहाँ है? हिमालय में। अब देखो, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत की संतान कहा गया है। अब देखो, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी? 18। इसमें सबसे प्राचीन प्रामाणिक मत्स्य पुराण को माना गया है। पुराण 18 हैं, वेद 4 हैं, ध्यान रखेंगे। उपवेद भी 4 हैं। ठीक है, और वेदांग कितने? 6। वेदांग कितने? 6। और ध्यान रखें इस चीज़ को, वेदांग कितने? 6। और स्पेस नहीं है इसलिए मैं बीच बीच में इसको डिलीट कर देता हूँ। और उपनिषद कितने? 108। उपनिषद कितने? 108। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदांग कितने? 6। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और निरुक्त। ठीक है, 6 हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और देखें जरा, यहाँ के भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि वो सै को है पढ़ते थे। सै को क्या पढ़ते थे? वो है। ठीक है, और सी को क्या पढ़ेंगे फिर? ही। ठीक है, और फिर वो क्या पढ़ते थे? सिंधु को क्या पढ़ते थे? हिंदू। सिंधु को क्या पढ़ते थे? हिंदू। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, हिंदू शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो फारसी। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि भाई मैं कोई ये चीज़ कराऊंगा, कहीं से कोई भी पार्ट आ जाएगा जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आता है या आया हुआ है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये फारसी भाषा का शब्द है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकालीन इस देश को हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है, मध्यकालीन आ जाए मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार इस देश को क्या बोलते थे? हिंदुस्तान। ध्यान रखना। यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया। यूनानियों के अनुसार इंडिया है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के कारण हिंदुस्तान है। और जो सिंधु नदी है, ध्यान रखना, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ 1960 में। कब हुआ है? 1960 में। देखें जरा, विंध्य की पर्वत श्रृंखला, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ठीक है, देश को 2 भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला। अब पूछ लेगा विंध्याचल की पहाड़ी कहाँ कहाँ पर है? ध्यान रखना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में। झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में। ध्यान रखना। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की, इंडो यूरोपीय को हिंदी में बोलते हैं बहारोपीय। क्या बोलते हैं? बहारोपीय। और बहारोपीय बोलने वालों का प्रतिशत है वो, ध्यान रखना, 73% है। कितना है? 73%। भारत और यूरोप जो दोनों के बीच के जो वो है उसको बहारोपीय बोलते हैं। ध्यान रखना, बहारोपीय भाषाएं बोलने वालों का और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, द्रविड़ वाले कितने? ध्यान रखना, द्रविड़ वाले 25%। द्रविड़ वाले कितने? 25%। ठीक है, ये हिंदी का पार्ट है, मैं बता रहा हूँ। चलिए बात पे। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वो इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पहली मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। ठीक है, भारतीय इतिहास को समुदाय के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरिस को जाता, 1638 से 1707। 1638 से 1707। और ध्यान रखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ? दौलताबाद। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद, क्योंकि जेब में क्या रखी जाएगी? दौलत। ठीक है, औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण। ठीक है, इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण गुरु, इसी के नाम पर दिल्ली में एक GTB नगर भी है, गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसमें। भारतीय
प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है। स्रोत भी बोल देते हैं इसको, स्रोत भी बोल देते हैं। देखो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो पहले इसको ऐसे लिखा जाता था, ध्यान रखें, और अब इसको ऐसे लिखा जाता, ध्यान रखना, सॉरी, अब इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, स्रोत, ठीक है। ये इसका नया वर्जन आया, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। विदेशियों का विवरण, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातन संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ क्या है, पेपर में आया हुआ है, वेद का अर्थ है ज्ञान, ध्यान रखना, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। ऋग्वेद में से ध्यान रखना एक उपवेद निकला, आयुर्वेद। कौन सा निकला है, आयुर्वेद, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित वो भी इसमें इंक्लूड है, और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं, होत्र। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में, 3रे मंडल में। अब ऐसे ध्यान नहीं रख पाओगे आप, तो ध्यान रखना, गायत्री मंत्र 3रे मंडल में, इसको ऐसे ध्यान रखें। गायत्री मंत्र जब भी बोला जाता है तो लास्ट में बोला जाता है ओम शांति शांति शांति, 3 बार बोला जाता है, तो 3रे मंडल में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इस 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, खिल। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद से, ठीक है। देखें जरा, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है, पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख से, ठीक है, ब्राह्मण तो मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में आगे। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द का संबंध किससे, गाय से। किससे, गाय से, ध्यान रखें। गाय का जो रासायनिक वो वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखें, बोस इंडिकस है। क्या है, बोस इंडिकस। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्वों और कर्तव्यों में विशेषाधिकार स्पष्ट विविध करता है। ईसा पूर्व और ईसवी, ध्यान रखें, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर जूलियन, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी की जाती है, यानी जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 583 वर्ष और महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ठीक है। 563 ईसा पूर्व, यहाँ 483, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि को से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के आधार पर एडी में लिखा जाता है। एडी का अर्थ है एन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है। इंद्र के लिए थोड़ी ज़्यादा है, 250 है, और अग्नि के लिए कितनी है, 200, ध्यान रखना। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण एक पवित्र पुस्तक है जो ऋग्वेद के बाद उसका स्थान है, ध्यान रखना, यजुर्वेद। नेक्स्ट देखें, यजुर्वेद।
सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद। इस पाठकर्ता को अधर्वी बोलते हैं। जैसे ऋग्वेद का पाठकर्ता होत्र है, उस प्रकार यजुर्वेद का अधर्वी है। यजुर्वेद में से कौन सा वेद निकला है? धनुर्वेद। कौन सा निकला है? धनुर्वेद। कौन सा वेद निकला है? धनुर्वेद। और ऋग्वेद में से आयुर्वेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन है। बलिदान विधि का वर्णन भी है। एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। ठीक है। सामवेद। सामवेद में सामवेद का साम का शाब्दिक अर्थ है गान। पेपर में क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट होता हुआ देखा है कि शास्त्रीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? शास्त्रीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो ध्यान रखना सामवेद। कभी शास्त्रीय संगीत बोल देगा, कभी संगीत बोल देगा, कंफ्यूज करता है। ये सोच के कि बच्चे ने कितनी तैयारी कर रखी है, रट्टा मार रखा है। ध्यान रखना। सामवेद में से जो उपवेद निकला है वो है गंधर्व वेद। कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। सामवेद में से जो वेद निकला है, उपवेद जो निकला है। ठीक है। जैसे यजुर्वेद में धनुर्वेद निकला है, ऋग्वेद में से आयुर्वेद निकला है, उसी प्रकार सामवेद में से निकला है गंधर्व वेद। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। और देखो यहां पर ये दे रखा है अग्नि। अग्नि को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता भी कहा जाता है। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता है। और देवता और मनुष्य के बीच युद्ध स्थित निभाता है अग्नि। देवता और मनुष्य के बीच मेडिएटर का काम करता है अग्नि। ध्यान रखेंगे। कौन करता है? अग्नि। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देवता और मनुष्य के बीच में जो मेडिएटर का काम करता है वो कौन है? अग्नि। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाई जा सकने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्दात्र बोलते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 18-10 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक या शास्त्रीय संगीत का जनक ऋग्वेद को कहा गया है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा, सीधी सी बात यह है, पाखंड है इसमें। जितना भी जादू टोना, साप वशीकरण, प्रेम, विवाह, राजकर्म, योग, ये सारी चीज किसमें है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में से उपवेद कौन सा निकला है? शिल्पवेद। कौन सा निकला है? शिल्पवेद। कौन सा निकला है? शिल्पवेद। ठीक है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र है। लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है। कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी ज्यादा प्राचीनतर। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण है। मैंने कहा था ना, पाखंड है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद को प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, गहन का अर्थ क्या होता है? खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना होने का वर्णन भी है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है अथर्ववेद में। ध्यान रखना। ठीक है। युद्ध का नेता वर्षा का देवता इंद्र। मनुष्य के बीच और देवता के बीच मध्यस्थ मेडिएटर का काम करता अग्नि। ठीक है। ध्यान रखें। अथर्ववेद में से कौन सा वेद निकला है? शिल्पवेद। कौन सा वेद निकला है? शिल्पवेद। ठीक है। पूछ लेगा अथर्ववेद किस पर आधारित है? प्रशासन पर। किस पर आधारित है? प्रशासन पर आधारित है अथर्ववेद। ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था। प्रशासन पर आधारित कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखें। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी? साकल शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। अब मैंने आपको बताया था, अभी रिकॉल कर देता हूँ। यजुर्वेद में से कौन सा उपवेद निकला है? धनुर्वेद। कौन सा निकला है? धनुर्वेद। ठीक है। माध्यन्दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद और वाजंश संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक के कृष्ण यजुर्वेद के काठक, ऐसे ध्यान रखेंगे। कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रीय
कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेंपलाद। अथर्ववेद की कौन सी है? शौनक और पेंपलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और सांस्कृतिक विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के पश्चात संहिताओं की व्याख्या, क्योंकि चारों वेदों को क्या कहा जाता था? संहिता। चारों वेदों को क्या कहा जाता? संहिता। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो, ऋग्वेद का कौन है? ऐत्रेय और कौशितकी। पेपर में पूछ लेगा ऐत्रेय और कौशितकी कौन से वेद के ब्राह्मण है? ऋग्वेद के। ठीक है। यजुर्वेद के कौन है? तैत्तिरीय और शतपथ। और ब्राह्मण ग्रंथ जो ब्राह्मणों ने लिखे थे, ठीक है, इस ध्यान रखेंगे। सामवेद के कौन है? पंचविश। सामवेद के पंचविश। और अथर्ववेद के कौन है? गोपथ। अथर्ववेद के गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ध्यान रखना इस चीज़ को। वे बिंबिसार वे बौद्ध धर्म। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं को उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, मैंने बता दिया था आपको। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, मैंने बता दिया था। पुराण 18 हैं, वेद 4 हैं, उपवेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं। सबसे प्राचीन प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। उपनिषद 108 हैं। ठीक है। इसमें 13 को, ओनली 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें एक से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या दी गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयन संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ध्यान रखना, मनुस्मृति। पेपर में पूछ लेगा मनुस्मृति हरियाणा के कौन से जिले संबंधित है? कुरुक्षेत्र से। किससे संबंधित है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? 73 में। कुरुक्षेत्र 73, ऐसे ध्यान रखेंगे। कुरुक्षेत्र 73। मनुस्मृति, मनु किससे संबंधित है? मनुस्मृति से। मनु कुरुक्षेत्र संबंधित है। शुंगकाल का मानक ग्रंथ है। शुंगकाल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त कराती है, क्योंकि नारायण का तो क्या था आपको पता है, कहीं भी आ जा सकते थे। वेदांग और सूत्र, वेदों को भली बातें समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है, मैंने बता दिया था। शिक्षा, जिसका अर्थ है शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ग्रह, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौद्धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। कौन सा माना गया है? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनके रचयिता लोमहर्षि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पाँच में केवल राजाओं की वंशावली पाई जाती है। राजाओं के वंश के बारे में जो बताते हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ पुराणों से संबंधित वन। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से। ध्यान रखें, वायु गुप्त होती दिखाई नहीं देती, गुप्त वंश से। ठीक है, वायु गुप्त वंश से। पुराणों मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों को पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन तथा अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं। ध्यान रखें, चाणक्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त, ध्यान रखना। ठीक है। यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अनुवादक है श्याम शास्त्री।
पहली बात तो ध्यान रखें, जब चाणक्य ने जन्म लिया था तो इसे बचपन से ही दांत आया था मुंह से, तो इस किसी ज्योतिष को दिखाया तो ज्योतिष ने कहा था ये राज भोगेगा, इसकी माता रोने लगी तो कहा कि राजा तू तो राजा बन जाएगा, मुझे छोड़ जाएगा यहीं पे, तो उसने गुस्से में आकर दांत तोड़ दिया कि माँ अब ठीक है। ध्यान रखना, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद ली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या ऐसे कह सकते हैं चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद ली थी। ठीक है, नीति इसने बनाई थी और काम उसने किया था, सेना बना के, विष कन्या वगैरह, इसकी सारी स्टोरी है। कभी फुर्सत में इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कलहन ने किया था। किसने किया? कलहन ने। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका अर्थ है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अब कश्मीर की बात सुन लो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब केंद्र शासित प्रदेश 8 है, दमन और दीव और दमन, दादर नागर हवेली और दमन दोनों को एक बना दिया, और उन दोनों की राजधानी क्या बना दी है? दमन। इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 हो गए अब राज्य। ठीक है, अरबों की सिंधु विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने हिमालय पर्वत के पास जाकर भोले भगवान की पूजा की थी। तो भोले भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा था कुछ भी ऐसा करो जिससे मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊँ, ठीक है, लोग मेरा नाम किताबों में पढ़ें। तो उन्होंने कहा जब जब संस्कृत व्याकरण की बात होगी तब तब तुम्हारा नाम लिया जाएगा, ध्यान रखना। और अष्टाध्यायी पुस्तक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आज तक आपने शायद पढ़ी नहीं है, और पढ़ी हो तो रिवीजन हो जाएगा। अष्टाध्यायी पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया है, और ये आगे दे भी रखा है। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले अष्टाध्यायी में हुआ है। और अष्टाध्यायी पुस्तक में मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य की राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाली यमन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, अगर पतंजलि की आपसे पूछ ले कि योग के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लेता है कि योग के संस्थापक, तो पतंजलि, ध्यान रखना। ठीक है, योग के संस्थापक कौन? पतंजलि। और वैसे पूछ ले रामदेव वाली, पतंजलि की स्थापना 2006 में हुई है, मुख्यालय हरिद्वार में, और आचार्य बालकृष्ण बाबा रामदेव इससे संबंधित है। बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ के अहीर जाति संबंध रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, टेशियस ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है, और मुद्रा तोमान, मुद्रा नहीं तोमान बना दी है इसकी, तोमान मिलेगा कहीं, तोमन मिलेगा, ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखें। हेरोडोटस, इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंधों का वर्णन किया है, परंतु इस पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकते, अफवाह पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस, आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकिस सीरे नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बिंदुसार के जो पिता हैं, ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सीएम लिख रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और बिंदुसार का ही बेटा कौन हुआ? अशोक। बिंदुसार का ही बेटा कौन हुआ? अशोक, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, कहीं कहीं आपको, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, ईरान, कहीं कहीं आपको ईरान की मुद्रा रियाल मिलेगी, वैसे इसकी अब नई मुद्रा तोमान है। ठीक है, जैसे ऑप्शन उस हिसाब से देख लें, तोमान ऑप्शन में ना हो तो रियाल मार देना। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू। रिकॉर्डिंग कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना, कितनी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, चली बात पे, कि कश्मीर के अंदर 20 जिले हैं।
कश्मीर के अंदर कितने ज़िले हैं? 20 ज़िले हैं, ठीक है। और कश्मीर के फिलहाल अगर उपराज्यपाल अगर आपसे पूछ लेता तो मनोज सिन्हा है, ध्यान रखना। अभी वर्तमान में मैं अगर आज की बात करूं तो इसके उपराज्यपाल हैं, या पहले उपराज्यपाल कह लो, ठीक। अभी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मनोज सिन्हा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें एक टर्म आया, देखेंगे जरा, सुंग। इसमें एक टर्म आया सुंग, इसके बारे में देखो जरा। सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा में, ठीक है। और इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। और भरूच स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। और इसका अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति। और 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। और वासुदेव ने फिर कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। और कण्व वंश का अंतिम राजा हुआ था सुशर्मा। कौन हुआ था? सुशर्मा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो ओल्ड स्टूडेंट हैं, अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चैनल बनाया, काफ़ी टाइम उसको हुआ नहीं है, फिर भी आपकी सपोर्ट से मेरे पास आज लगभग 140 प्लस सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ भी ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।